जी हाँ दोस्तों, देश के जेनजी और देश के युवाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चकनाचूर करने के बाद में बीजेपी को 3 अगस्त को एक के बाद एक 3 झटके कैसे लगे। आखिर जीत हासिल करने के बाद में प्रशांत किशोर ने अभिजीत, दीपिका और राहुल गांधी के लिए क्या कहा। आखिर राहुल और अभिजीत को धन्यवाद क्यों प्रशांत किशोर दे रहे हैं। आखिर वो स्थिति जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी दरअसल विपक्ष भी अपने हिसाब से अब रखना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार के प्लान बी को हिट करने के लिए आने वाले दिनों में प्रशांत ने कौन सी रणनीति तैयार की है। तो क्या बिहार से लेकर मध्य प्रदेश में न सिर्फ देश का जेनजी बल्कि अपर कास्ट देश का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रशांत किशोर जीत हासिल करने के बाद में अमित शाह से दो हाथ करने पर क्यों तुले हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रशांत किशोर ने जीतने के बाद से लेकर अब तक काफी कुछ कहा, मगर उन्होंने पहली चेतावनी और जो धमकी दी वो अमित शाह के लिए, अमित शाह के फैसले को चैलेंज करते हुए उन्होंने ललकार कर कह दिया कि शाह साहब, आपने जो फैसला लिया था वो बिहार के विरोधी है। आपने एक हत्या आरोपी को बिहार के सिर पर बिठा दिया, उसे हटा लीजिए, अब इस समय है। प्रशांत किशोर ने कहा, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है। 30 साल का किला ढहने में 30 दिन भी नहीं लगा और इसकी बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहां पर एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, एक गलत चाल चरित्र वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दे दिया। ये लोगों को स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, वैसे तो प्रशांत किशोर पहले से सम्राट चौधरी को निशाने पर लेते रहे, मगर चुनाव जीतने और अंदर खाने जेडीयू के सहयोग से अब अगली प्लानिंग जो कर रहे हैं वो भाजपा के लिए झकझोरने वाली, नींद से जगाने वाली है। जैसे किसी सोते हुए शख्स के ऊपर बाल्टी भर पानी आप डाल दें। मगर जब तक नींद टूटेगी बीजेपी की, शायद काफी देर हो जाए। दोस्तों, बिहार में सिर्फ 9 महीनों में तस्वीर बदल चुकी है। मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार हैं नहीं, उनकी जगह सम्राट चौधरी बैठे हैं। यही सम्राट चौधरी जिनकी शैक्षणिक योग्यता और पुराने आपराधिक मामलों को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठाए। अब दोनों पहली बार विधानसभा के भीतर आमने सामने होंगे। फर्क इतना होगा कि पहले प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल करते थे, अब सदन में रिकॉर्ड में सवाल दर्ज होंगे सामने से। दोस्तों, अब प्रशांत किशोर की इस जीत में जितनी मेहनत प्रशांत किशोर की है, उतनी ही देश के जेनजी की है, उतनी ही देश के जेनजी की भावना का महत्व उसमें है, उतनी ही अभिजीत राहुल की मेहनत का प्रभाव उसमें है, उतने ही मोदी शाह की सरकार की गलत नीतियों का प्रभाव है। शायद आप भूल गए होंगे कि जब भाजपा ने नीतीश को बिहार से दिल्ली डिपोर्ट किया था तो जेडीयू के लोग खून के आंसू रोए थे। जब भाजपा ने यूजीसी का कानून लाकर अपर कास्ट को हाशिए पर डालकर ओबीसी और पिछड़ों को खुश करने वाला मैसेज देने की, तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी चुनावी नजरिए से, तो उस समय देश का अपर कास्ट, खासतौर पर ब्राह्मण, दिल महसूस कर रह गया था। मगर इन सबसे इतर नीतीश खेमा स्लो मोशन में एक प्लान तैयार कर रहा था। हालांकि उस प्लान का असली चेहरा तो आने वाले दिनों में भाजपा को झटके की शक्ल में दिखेगा। मगर इसी बीच में दोस्तों, नितिन नवीन के दिल्ली आने से बांकीपुर में जेडीयू को अपना प्लान टेस्ट करने का एक मौका मिल गया और उस पर सोने पर सुहागा हो गया देश के छात्रों, जेनजी आंदोलनकर्ताओं के आक्रोश का प्रभाव बांकीपुर पर भी पड़ना। बांकीपुर उपचुनाव ने यह दिखाया कि मतदाता कभी कभी मुख्य चुनाव और उपचुनाव में अलग तरीके से सोचता है। इस बार उसने सत्ता और मुख्य विपक्ष दोनों को संदेश दिया। भाजपा अपनी सबसे प्रतिष्ठित सीट बचा नहीं पाई। ये वही सीट थी जो राज्यसभा जाने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोस्तों, बांकीपुर सीट 1995 से भाजपा का सबसे मजबूत किला, जिसमें पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उन्हीं के पुत्र हैं नितिन नवीन, जो दशकों से मजबूत स्थानीय जुड़ाव उनका था। जबकि बांकीपुर पटना का एक प्रमुख शहरी इलाका है और प्रमुख शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व माना जाता है, मगर सारा नशा उतर गया।
जहां भाजपा के कैडर बेस और पारंपरिक कोर वोट बैंक काफी मजबूत थे यहां पर, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार से सियासी समीकरण में भयंकर बदलाव आ गया। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को दोस्तों डेंट कैसे दिया? कई सारे फैक्टर्स और फैक्ट्स जो मैंने वो आपको ऊपर बताए वो तो है ही है। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर दरअसल ब्राह्मण जाति से आते हैं। बांकीपुर सीट पर 7% ब्राह्मण है, भूमिहार की तादाद भी 7% ही है, राजपूत 5% है। प्रशांत किशोर ने पूरे प्रचार के दौरान खुद को भाजपा का विकल्प बता करके पेश किया, यानी एक तीर से कई निशाने। उन्होंने चुनाव में अपर कास्ट और ईबीसी 12% से 15% जो वोट है उस वोट में सेंधमारी की। इसके साथ ही सबसे खास बात, प्रशांत किशोर के साथ में बड़ी तादाद में मुस्लिम और यादव वोट आए। जी हां दोस्तों, मुस्लिम और यादव वोटर। इसके इतर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजीसी कानून ने ब्राह्मणों का वोट प्रशांत के पास खींच लाया। तब यह कहा गया कि यूजीसी कानून से अपर कास्ट की नाराजगी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा, और इन सब के साथ उस सीट को जेनजी का प्रभाव बीजेपी को ले डूबा। यह ठीक है कि भाजपा से गलती हुई, मगर प्रशांत किशोर के साथ नीतीश जो प्लानिंग कर रहे हैं उसे भाजपा कैसे निपटेगी? और ऐसे में जब प्रशांत किशोर अब जेनजी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, केंद्र स्तर पर भाजपा की मोदी सरकार पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी है। अब दोस्तों, बिहार के इस नतीजे ने जो संकेत दिया है, सॉरी संकेत नहीं, खामोशी, एक ऐसी खामोशी के साथ में संकेत जिसे एक बहुत बड़ी ललकार के तौर पर देखा जा रहा है। उसमें अब चैलेंज सिर्फ मोदी शाह की सरकार के लिए केंद्र स्तर पर ही नहीं है, राज्यों के स्तर पर बिहार, मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी को ऐसा लगता था कि हम तो जिसे चाहे टिकट दे, हम तो जो चाहे पूरी कैबिनेट हटा दे, कुछ नहीं, हमारे नाम पर तो पूरी जनता इकट्ठा होकर हमें दे ही देती है, और नहीं दे तो फिर हम ले ही लेते हैं, मिशनरी के जरिए, एजेंसियों के जरिए, या उससे भी बात ना बनी तो बाद में उठा लाते हैं। अब दोस्तों, ये तो थी बिहार की बात, मगर मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही लगा। अब देश की जागरूक हो चुकी जनता ने, जिसका श्रेय जेनजी आंदोलन को जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर कांग्रेस ने फिर से जीत हासिल कर ली। महज 2.5 साल में दूसरी बार यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, और वही तब इस बार नाक का सवाल बना करके बीजेपी ने उस सीट को हथियाने की कोशिश की। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आशुतोष तिवारी के हार के बाद कई तरह की खबरें सामने आई। अब दोस्तों, कांग्रेस की जीत से सबसे बड़ा झटका दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तो लगा ही, मगर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी लगा, क्योंकि उनकी राजनीति का सवाल है। हालात ये हैं कि अपना बूथ भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हार गए, अपना बूथ हार गए। यहां से कई सारे सवाल उनके खिलाफ में खड़े होते हैं। दोस्तों, जब मैंने उनके बूथ पर जाकर रिसर्च करने की कोशिश की कि नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था, वो एक सभा में तो रो पड़े थे। उन्होंने कहा था कि पूरी जान लगा दूंगा जिताने के लिए, रोते हुए कहा था। मगर उनके बूथ पर दोस्तों हालात क्या है? बूथ नंबर 121 उनका आता मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले। तो फिर भाजपा के दतिया में हारने के कारण क्या रहे? दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में पहले से ही सिर्फ फुटबॉल थी। मैंने आपको 2-3 महीने पहले भी ऐसे कई शो करके बताया था कि किस तौर पर आपस में, क्योंकि एक नाकाबिल शख्स को, क्योंकि मोहन यादव से कहीं ज्यादा काबिल मध्य प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं, सीनियर नेता हैं, एक ऐसे शख्स को दिल्ली ने उनके सिर पर थोप दिया, ठीक ऐसे ही जैसे बिहार में एक हत्या के आरोपी शख्स को, एक अनपढ़ शख्स को बिठा दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल थी। बीते दिनों मध्य प्रदेश में गंदे पानी के कारण लोगों की जानें गई, सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला, मगर सरकार और उसके मंत्री अहंकारी होते चले गए। कुछ चीजें जो मुझे समझ में आ रही है, जैसे कि पहला देश के जेनजी छात्र युवाओं की गूंज ने युवा वोटरों को बीजेपी से दूर कर दिया, मगर भाजपा भरम रही, नतीजा हार की शक्ल में। दूसरा, नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं देने से उनके समर्थक नाराज थे। समर्थकों ने हाईवे जाम किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। नरोत्तम मिश्रा के कई समर्थकों पर केस दर्ज किया गया था। वोटिंग के दिन समर्थकों का गुस्सा नजर आया। तीसरा,
बीजेपी ने दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। आशुतोष तिवारी क्षेत्र के लिए बिल्कुल नया सा नाम था। लोगों ने कहा कि साहब ये लोग तो ऐसे ही करते हैं। आपने लाख अपनी जिंदगी खपाई हो पार्टी के लिए, आप लाख वरिष्ठ हों, लाख काबिल हों, मगर वो दिल्ली उठा करके किसी अनपढ़ शख्स को आपके सिर पे बिठा देगी। चौथा कारण, उपचुनाव की शुरुआत से ही भीतरघात की खबरें सामने थीं। वोटिंग से पहले बीजेपी इस पूरे मामले को कंट्रोल करना तो दूर भांप ही नहीं पाई। पांचवा, वोटिंग से पहले भोपाल में किसानों का आंदोलन भी किसानों की नाराजगी के कारण बना, जिसकी वजह से किसान मतदाता बीजेपी के साथ गए ही नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल है कि जन स्वराज पार्टी का एक विधायक विधानसभा में पहुंच गया, और वो भी पार्टी के मुखिया, और वो भी एक ऐसे शख्स जिनकी अकेले की रणनीति और स्ट्रैटेजी पूरी बिहार की सरकार और आरजेडी की रणनीति और स्ट्रैटेजी पर भारी पड़ सकती है। आपने देखा एक रणनीतिकार रहे चुनाव के, मगर इस बीच में जो नीतीश और प्रशांत के नजदीक आने का जो तड़का इन तमाम चीजों में लग रहा है, वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। क्योंकि एक ऐसी स्थिति देश में है जहां जेनजी, युवा और आम लोग अपने मन से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम दमनकारी नीतियों के, उन तमाम डर को निकाल फेंक करके अब छाती ठोक कर, आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं और धराशायी कर रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में आगे क्या, बहुत कुछ होना है। इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया।